बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर, शांत और हरियाली से भरे राज्य में एक गांव बसा था, नयनपुर। चारों ओर खेत, तालाब, आम जामुन के पेड़ और दूर दूर तक फैली हरियाली। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी दिया राठौर, एक सीधी सादी पर बेहद समझदार लड़की। दिया की उम्र रही होगी 16-17 साल। गोरा रंग, लंबी छोटी, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और चेहरे पर एक ऐसी मासूम मुस्कान जो किसी के भी दिल को छू ले। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, पर उसकी आंखें जैसे हर बात कह देती थी। लोगों को लगता जैसे वो इंसानों के मन पढ़ सकती है। उसका जीवन आसान नहीं था। उसके पिता रामविलास राठौर गांव के एक ईमानदार किसान थे, जिनका देहांत तब हुआ जब दिया बहुत छोटी थी। मां श्यामा देवी एक समय में गांव की सबसे सुंदर और तेजस्वी औरत मानी जाती थी, लेकिन कुछ साल पहले उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब वह पूरी तरह दिया पर निर्भर थी। दिया का छोटा भाई मनु सिर्फ 8 साल का था। वो बहुत ही शर्मीला और डरपोक था। हर समय मां की गोद में छिपा रहता, जैसे दुनिया से छुपना चाहता हो। दिया ही उस घर की उम्मीद थी, उसका उजाला। हर दिन उसका एक जैसा होता। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाना, चूल्हा जलाना, मां के लिए दवाई और खाना तैयार करना, मनु को नहलाकर तैयार करना, फिर खुद काम पर निकल जाना, खेतों में मजदूरी करना, कभी बर्तन मांजना, कभी किसी घर में झाड़ू पोंछा। शाम को थकी हारी लौटकर फिर वही, मां की सेवा, भाई की देखभाल। दिया ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसमें एक बड़ा दिल था। पर इस बार समय बेरहम हो गया। उस साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, जमीन बंजर हो गई। सारे गांव में हाहाकार मच गया। न खाना न काम। जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। उसी दौरान गांव का महाजन भोलाराम उसके घर आया। बड़ा पेट, मोटी मूछें और चालाक आंखें। सुनो दिया, उसने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम्हारे बाप ने मुझसे 50 रुपए का कर्ज लिया था। अब तक ब्याज मिलाकर 100 हो गए। चुकाओ वरना। वरना? दिया ने शांत स्वर में पूछा। वरना तुम्हें मेरी बात माननी होगी। महल में एक दासी की जरूरत है। तुम्हें वहां जाना होगा। बस एक दस्तखत चाहिए। मां के चेहरे पर डर था। मनु की आंखों में आंसू भर आए। दिया कुछ नहीं बोली। अंदर ही अंदर उसने एक फैसला कर लिया। उसने मां के हाथ थामे उनके पास बैठी और कहा, मां, मैं जा रही हूं। महल में नौकरी करूंगी। कुछ तो रास्ता निकलेगा। मैं हार नहीं मानूंगी। श्यामा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। बेटिया, वहां महल में अमीर लोग रहते हैं। उनके रंग ढंग अलग होते हैं। तू कैसे निभाएगी? मां, दिया ने मुस्कुराकर कहा, जिसने इतने साल आपकी आंखें बनकर जिया है, वो अब किसी अजनबी दुनिया को क्यों डर कर देखेगी? मुझे जाना होगा, आपके लिए, मनु के लिए। विजयगढ़ महल, जो कभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की गौरवशाली गाथा का प्रतीक था, अब रानी राजलक्ष्मी राठौर के अधीन था। एक तेज तर्रार, खूबसूरत लेकिन कठोर महिला, जो सिंहासन को हर किसी से ज्यादा चाहती थी। यह महल सिर्फ पत्थरों से नहीं बना था। इसकी दीवारों में इतिहास की परतें थीं और हर गलियारे में राजवंश के अतीत की गूंज। विशाल गुंबदों पर छड़ी हुई सोने की कलशें दूर से ही चमकती थी। भीतर पहुंचने पर लगता था जैसे समय ठहर गया हो। हर मूर्ति, हर चित्र, हर झूमर साक्षी थे वर्षों की गाथा के। दिया जब महल पहुंची तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने देखा सोने की नक्काशी वाले विशाल द्वार, जिन पर नन्ही नन्ही कहानियां उकेरी गई थीं। वीरों की लड़ाइयां, राजाओं का राज्याभिषेक, रानियों की पालकियां। संगमरमर की दीवारें ऐसी चिकनी थीं कि उनमें खुद का प्रतिबिंब दिख जाए। सुगंधित बागों से आती चंपा जैस्मीन की खुशबू हवा में घुली हुई थी, और वहां तैनात सैनिक ऐसे खामोश खड़े थे जैसे वो पत्थर की मूर्तियां हों। दिया ने गांव की सादगी के बाद पहली बार ऐसा वैभव देखा था। उसका मन थोड़ी देर को थम सा गया। तभी एक दासी ने उसे खींचते हुए कहा, चलो, रानी को तुम्हारा चेहरा दिखाना है। दिया चौंकी। उसे समझ नहीं आया कि उसका चेहरा देखने की रानी को क्या जरूरत हो सकती है, लेकिन उस दासी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने विरोध भी नहीं किया, बस चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। वो दोनों संगमरमर की लंबी गलियों से होते हुए महल के भीतरी भाग में पहुंचे, वहां जहां आम जन को जाने की अनुमति नहीं होती थी। रानी के सामने जब दिया पहुंची तो पूरा महल सन्न रह गया। सामने एक ऊंचे मंच पर रेशमी तकियों और सुनहरे वस्त्रों से सजे सिंहासन पर बैठी थी रानी राजलक्ष्मी। उसका रूप तेज था, गोरा चिट्टा चेहरा, माथे पर झिलमिलाता ताज और होठों पर हल्की मुस्कान जो कभी भी क्रूरता में बदल सकती थी। दिया ने धीरे से सिर झुकाया। जब रानी की नजर उस पर पड़ी तो जैसे समय एक पल को थम गया। दोनों के चेहरे एक जैसे थे,
वही तीखी आंखें, वही होठों की बनावट, वही माथे की रेखाएं। बस पहनावा और व्यवहार का अंतर था। दिया, जो गांव की मिट्टी में पली बढ़ी थी, सादे कपड़े पहने थी। रानी, जो महल की महारानी थी, रेशम और सोने से लिपटी हुई। लेकिन चेहरा जैसे किसी ने आईने में रानी को उतार कर दिया के रूप में खड़ा कर दिया हो। राजलक्ष्मी उठी और दिया के बहुत करीब आकर बोली, तू मेरी तरह दिखती है, अब तू मेरी तरह झेगी भी। उसका स्वर नरमी भरा था, लेकिन आंखों में कुछ और था, कुछ जो छुपा हुआ था, कोई योजना, कोई चाल। दिया समझ नहीं पाई। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सिर उठाकर रानी को देखा, पहली बार बिना झुके। क्या यह सब कोई सपना था या कोई जाल? पर रानी ने बस एक इशारा किया और सब कुछ बदल गया। उसी क्षण दो दासियां आगे आईं। उन्होंने दिया को एकदम ध्यान से देखा और फिर उसे पास के कक्ष की ओर ले गईं। उसके कपड़े बदलने लगे। सादी चूनर की जगह रेशम का घाघरा, उसके उलझे बालों को संवारकर मोतियों से सजाया गया। आंखों में सुरमा, माथे पर रेखा खींची गई और कानों में झुमके टांके गए। दिया, जो एक पल पहले खेतों की धूल में चली आ रही थी, अब शीशे में खुद को देख रही थी। वह अब रानी लग रही थी, लेकिन दिल में एक डर था, एक सवाल। रानी की तरह जीना क्या वास्तव में सौभाग्य है या कोई सजा? रानी को डर लग रहा था, वो डर जो आम लोगों को नहीं समझ आता। ये कोई छिपकली या अंधेरे का डर नहीं था। ये डर था विश्वासघात का, उस खतरे का जो अपने ही लोगों के बीच से निकल कर आता है। उसका दिल बेचैन था। कई दिनों से उसे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। महल के गलियारों में कुछ फुसफुसाहटें बढ़ गई थी। पहरेदारों की चाल बदली बदली सी लगती थी, और सबसे बड़ी बात, उसका खाना तक अब वह बिना शक किए नहीं खा पाती थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे मारना चाहता है, सिंहासन छीनना चाहता है, और ये कोई भ्रम नहीं था। रानी राजलक्ष्मी जैसी स्त्री भ्रमों में नहीं जीती थी। उसकी छठी इंद्रिय, जो सालों से राजनीति और दरबार की चालों को समझती आ रही थी, उसे साफ साफ संकेत दे रही थी। किसी ने महल के भीतर ही साजिश रचनी शुरू कर दी है। उसका संदेह सही था। महल के भीतर साजिशें चल रही थी और वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। सैनिक, दासियां, मंत्री, सबके चेहरे अब उसे दोहरी शक्ल वाले लगने लगे थे। किसी की मुस्कान में उसे झड़ दिखता, किसी की चुप्पी में षड्यंत्र। वो जानती थी कोई है जो उसके हटने की प्रतीक्षा कर रहा है, या यूं कहें उसे हटाने की। ऐसे में जब उसे दिया दिखी तो एक योजना उसके मन में आई। क्यों ना इस लड़की को मेरी जगह बैठा दिया जाए। मैं छिपकर देखूंगी कि कौन मुझ पर हमला करता है। वो दिन रानी की जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला दिन था। जब उसने दिया को पहली बार देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। एक साधारण लड़की जो अनजान थी इस महल की राजनीति से, लेकिन जिसका चेहरा हूबहू वैसा ही था जैसे खुद रानी राजलक्ष्मी का। और यहीं से उसकी योजना ने आकार लिया। राजलक्ष्मी ने अपने विश्वस्त गुप्तचर को बुलाया और एक गोपनीय योजना का आदेश दिया। आगे की कहानी जानने के लिए इस चैनल पर बने रहे। आपको यह कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।